हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। तो ये फोर्थ लेक्चर है यूनिट का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, बल्कि इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा छोटा सा, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो इसमें आज हम लोग ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और फिर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं बताया था ना, फैराडेज आपका एक बहुत खतरनाक फोटो है ऐसे करके, तो वो आज देखेंगे हम लोग। सही है। तो हमारे पास सबसे पहले है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अगर उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसका उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा। देखो, हमें याद था, ये तो हमने स्टेब्लिश किया था कि जब भी कोई करंट जा रहा होगा किसी वायर में से, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, और ये भी हमने स्टेब्लिश किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, या तो उसको रिपेल करेंगी या फिर उसको अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सही। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस डॉट कन्वेंशन याद है आप लोगों को? क्रॉस डॉट कन्वेंशन था हमारे पास, याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे। क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट हमारी अंदर की तरफ जाए। स्क्रू वाला मैंने बताया था, तो अगर अंदर की तरफ जाए तो स्क्रू की वजह से क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ नीचे से ऊपर इसका जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट जो लगी हुई है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, और इसका है क्लॉकवाइज। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, तो यहाँ पर ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों एक डायरेक्शन में, और इधर की तरफ ही अपोजिट में है। ये वाली तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली जो इसकी क्रॉस वाली है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जब अपोजिट में होंगी तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब इस वायर के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगी। यहाँ रिपल्शन है तो इधर से भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और यहाँ अट्रैक्शन है तो इधर से भी इधर ही की तरफ फोर्स लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा बाहर की तरफ होगा, आउट ऑफ द फील्ड होगा हमारे पास, है ना। समझ में आ रहा है? देखो, क्रॉस है ना इसकी तरफ, तो इसकी वजह से इसके साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो या लेफ्ट हैंड साइड में ये रिपेल करेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गई, और राइट हैंड साइड में होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इसमें जो फोर्स है वो राइट हैंड डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड की तरफ लगेगा। अगर यही चीज हम लोग उल्टी कर दें, देखो वायर अब भी सेम है, यहाँ क्रॉस ही है, ठीक है। हमने सिर्फ बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हमने उल्टा कर दिया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो। तो अब जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस आ रही है, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे अब जो लेफ्ट में, इस वायर के लेफ्ट में, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उल्टी हो गई। इसकी तो जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो बाहर आउटर मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सही। और यहाँ पे सेम हो गया, ये भी नीचे की तरफ आ रही है, बाहर वाली भी नीचे की तरफ आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से ये वायर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और यहाँ अट्रैक्शन की वजह से इधर की तरफ लगेगा। तो ये पूरा वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। लेफ्ट हैंड रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा। सही है। सेम कॉन्सेप्ट है अगर हम लोग डॉट के लिए यूज करें। ये हमने क्रॉस के लिए यूज किया है कि अगर हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अगर करंट हमारा बाहर की तरफ जा रहा होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ जा रहा होगा तो फिर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज, सॉरी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जब अंदर जाता है तो क्लॉकवाइज होता है, जब बाहर आता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से अगर इसी में यहीं पे देख लो, होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या होता, फिर यहाँ से रिपल्शन होता और यहाँ से अट्रैक्शन होता। सेम यहाँ पर होगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ तो अपोजिट लाइन ऑफ फोर्स हो गई, तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ सेम हो गया, रिपल्शन होगा। तो इसकी वजह से जो हमारा वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक ही वायर को हम चाहें तो इधर भी मूव करा सकते हैं, इधर भी मूव करा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बस हमें बैटरी उल्टी करनी है। ठीक है। बैटरी उल्टी करने की जरूरत नहीं, बल्कि एक स्विच आता है हमारे पास, वो अगर स्विच हम इधर कर देंगे तो ऐसे कनेक्शन बना देगा, उधर कर देंगे तो ऐसे कनेक्शन बना देगा। सही है। तो कनेक्शन को अपोजिट करने के लिए एक स्विच होता है हमारे पास, तो हमने वहां स्विच लगा रखा है। हमने इधर किया, वायर इधर मूव हुई, दूसरी तरफ कर दिया, वायर दूसरी तरफ मूव। समझ में आया कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको? तो फिर हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास इसी को, ये जो वायर जाता है, इसी को हमने अगर एक कॉइल में कन्वर्ट कर, क्लास में तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे पूरा बना के इसको बताएं, यहाँ पर इतना पॉसिबिलिटी, लेकिन आप लोग समझो, समझ में आएगा क्लियर। देखो, अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइप से रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अब नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने कॉइल ऐसे ले ली, सही है, और
एज्यूम कर लो कि इस कॉइल में हमने करंट फ्लो करा है इस टाइप से कि यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऊपर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, लेकिन ये फील्ड के पैरेलल है। तो फील्ड के पैरेलल होने की वजह से अभी इसके अंदर जो लगेगा फोर्स वो कैसे लगेगा, देखो, क्योंकि फील्ड तो चौड़ा है ना और हमारा ऐसे रखा है। तो अगर हमारी फील्ड ऐसे, ये लाइन ऐसे जा रही है और हमारा वायर जा रहा है ऐसे, तो अगर हमारे वायर में करंट इस तरफ जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज होगी क्योंकि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस कन्वेंशन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से ऊपर की तरफ तो ये सेम डायरेक्शन में होगी, ऐसे ये भी जा रही है और ऐसे ये भी जा रही है ना। और नीचे की तरफ ये तो जा रही है ऐसे और ये ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ होगा अपोजिट डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ जब ये वाला ये जो डायग्राम है ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इस वाली को हम कंसिडर करें अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ तो है सेम डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है अपोजिट डायरेक्शन। और इसके लिए कोई यहाँ से करंट आ रही है वापस, तो इसमें ऊपर की तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है सेम डायरेक्शन में। तो ये वाला जो वायर है, मतलब वायर का ये वाला जो पार्ट है, ये तो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ और ये वाला पार्ट जाएगा नीचे की तरफ, है ना। ये हमारा गया ऊपर की तरफ और ये गया नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमारा फोर्स लगेगा और कॉइल हमारी ऐसे करके रोटेट होगी, ठीक है। अब देखो हमारी कॉइल ऐसे, ये वायर ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे आ रहा है कहीं, है ना, ऐसे वाला। तो अगर कॉइल, इसको चलो ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा ऐसे करंट जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो अगर ये कॉइल हमारी ऐसे रोटेट हो और ऐसे रोटेट होते होते मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी, अगर मैं इसको इतना ले आऊं, यहाँ तक तो आ ही सकती है और भी आ जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी। इससे थोड़ा सा भी अगर इधर हमने टिल्ट करा दिया तो फिर ये इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाए, फिर ये ऐसे करके मूव करने लगे। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे आया, फिर मैं अगर इसको अपोजिट करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, जैसे अभी तो मेरे पास जो डायरेक्शन ये यहाँ से जाता है यहाँ से आता है, तो मैंने इस पे फोर्स लगेगा, इस पे नीचे की तरफ, उस पे ऊपर की तरफ, और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं कि अब ये जा रहा है और ये आ रहा है, तो अब क्या होगा, अब फिर से फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, इस पे नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही साइकिल मैं चलाता हूँ तो क्या होगा, मेरी कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ तुम लोग को? तो मोटर हमारी ऐसे ही वर्क करती है। हमने एक कॉइल ली, उसको एक जो है मैग्नेटिक फील्ड में हमने पुट किया, और फिर हम क्या करेंगे कि एक कॉइल जब ये ऐसे रोटेट होगा और जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो हम इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तो फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर इस पोजीशन में आएगा, फिर से ऐसे रोटेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कॉइल है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होती रहेगी, हम बाहर से उसके करंट का डायरेक्शन अपोजिट करते रहेंगे, ये रहता है, ठीक है। अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वही जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, वही चीजें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में, कि अगर डॉट कन्वेंशन है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर ऐसे में हमने लगाया तो ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद एक इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अभी बड़ा हो रहा है, हाँ। तो वही चीज जो अभी हमने डिस्कस करी, यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप उसका दिखाया हुआ है कि अगर ये क्रॉस है और ये डॉट है, तो ये हमारा डॉट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ अट्रैक्शन होगा, नीचे की तरफ रिपल्शन होगा। यहाँ पे सेम क्रॉस के लिए नीचे की तरफ अट्रैक्शन होगा, ऊपर की तरफ रिपल्शन होगा, इसलिए नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हमारे पास कोई सिंपल एक वायर जा रही है, तो हमारे पास देखो जो चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक मैग्नेटिक फोर्स का, दैट इज F इक्वल्स टू QVB sin थीटा। साइन थीटा वहां पे वो एंगल है जिस एंगल से वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बनाता हो वो जा रहा है। तो अगर इसके पैरेलल जाएगा, पैरेलल में क्या होगा, एंगल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से उसमें कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, सही। अगर हमारे पास यहीं पे ये जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स वहां पर नहीं लगेगा, सही। उसके अंदर कोई एंगल होना चाहिए, अगर 90 डिग्री पे कर रहा है तो उससे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ये देखो यहीं पे था हमारे पास ये वाला जो है, ठीक है। तो अब ये वायर का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये वाले पार्ट पे और ये वाले पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये बना रहा है 180 का और ये बना रहा है 0 डिग्री का, क्योंकि अपोजिट में जा रहा है और ये पैरेलल में जा रहा है बिल्कुल। तो क्योंकि ये 180 तो साइन 180 भी 0 होता है और ये 0 तो साइन 0 भी 0 होता है, तो वायर के इस पार्ट पे, इन दोनों पार्ट पे कोई भी हमारा फोर्स अभी नहीं लग रहा है इस पोजीशन में, सिर्फ फोर्स लग रहा है इन वाले पार्ट पे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री अपोजिट, 90 और 270 डिग्री कह सकते हैं इसको, सही है। तो वही हमारे पास फॉर्मूला है QVB sin थीटा, और Q जो होता है हमारे पास क्या होता है, L upon T, Q into L upon T होता है हमारे पास I, है ना। V जो है वेलोसिटी है, सॉरी,
v वेलोसिटी है उसकी चार्ज की, और q हमारे पास चार्ज है उसका। तो वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, और q अपॉन टाइम होता है हमारे पास करंट, है ना। चार्ज पर टाइम, पर यूनिट टाइम होता है हमारे पास करंट। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है ना हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो q अपॉन टी हो जाएगा हमारा करंट, और ये L के साथ हमारे पास हो जाएगा B। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आएगा F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। तो अगर कोई वायर हमारी प्लेस है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और उसमें हमें पता करना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि फोर्स हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे। करंट हमने मेजर किया, हम लोग ही तो प्रोवाइड करा है करंट, करंट हमें पता ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। एल उसकी लेंथ है, लेंथ वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। ऐसे नहीं कि 1 मीटर की वायर ले रखी है हमने और उसमें से बस 10 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड में, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है हम बस उतना ही लेंगे। 10 सेंटीमीटर अगर है तो एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर नहीं है। सही है। उसके बाद बी उसकी स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है, और साइन थीटा, थीटा हम लोग लेंगे कि उसके जो एंगल है वो कितना है। अगर 90 डिग्री है तो 90 साइन 91 होता है, अगर उससे कम है तो कम लेंगे, और अगर जीरो है तो फिर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद वही चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, बी अगर जीरो है तो फिर फोर्स जीरो होगा, 90 है तो मैक्सिमम होगा। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास फ्लेमिंग्स रूल। ये हमारे जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। ठीक है। जैसे हमारे इनको मैं बताया था ना कि इनको जो है स्टार्टिंग में कि जैसे सबको उंगली करने की आदत होती है, इनको अंगूठा करने की आदत। तो इनको ये बात समझ में आई कि ये सारे एक्सपेरिमेंट देख करके कि कुछ तो चल रहा है मामला, है ना। कि अगर हम जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट को फ्लो करा रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। चलिए, तो इन्होंने जो है फिर से अपना उंगली अंगूठा चलाने की कोशिश करी कि यार कुछ करो। अगर वहां पे जैसे अंगूठा दिखा रहा था करंट की डायरेक्शन, तो चलो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन दिखाएं, फिर यहाँ बी दे करके जाएं, तो कुछ ठीक से बन नहीं रहा था। तो फिर इनके समझ में अच्छा राइट हैंड रूल जो ऐसे बनाते कि फिर इन्होंने ऐसे रखा आपने कि अगर तीनों के तीनों हमारे पैरेलल, चलिए तीनों के तीनों पैरेलल होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो तीन चीजें होती हैं, एक तो करंट की डायरेक्शन है, और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और फिर हमारे पास एक फोर्स की डायरेक्शन। सही। तो अभी हमने जैसे लिया ना बी एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा से हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई, बी की डायरेक्शन हमारे पास, मतलब वो रिलेटिव बता रहा है ना एक दूसरे की। तो अगर 90 है, दोनों एक परपेंडिकुलर है, तो हमारा फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा। ये मतलब इन्होंने स्टैब्लिश किया था वहां से। ठीक है। इफ अ कंडक्टर मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द कंडक्टर, और अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मूव कर रहा है, तो उसमें करंट जनरेट हो जाएगी अपने आप। ये इन लोगों ने जो है, इन्होंने जो है वो पोस्टुलेट्स थे इनके। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर अपने दो रूल बनाए, एक था इनका लेफ्ट हैंड रूल और एक था इनका राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल इन्होंने बनाया अभी जो हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा कि अगर ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, सही है, ये समझ में आ रही, एक नंबर जो होता है हमारा, तो अगर हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर अगर डिनोट कर रही है बी को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये अगर नॉर्थ टू साउथ डिनोट कर रही है, और ये अगर हमारी करंट की डायरेक्शन है, इससे 90 डिग्री पे हम लोग लेंगे करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स जो होगा इससे 90 डिग्री पे होगा, और वो थंब जो है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। सही। तो अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमारे पास किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, तो हम देखेंगे कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो अगर बी हमारा ऐसे, आई हमारा ऐसे, तो फोर्स हमारे पास इस टाइप से होगा। ठीक है। एफ बी आई, एफ बी आई तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, बहुत वेब सीरीज देख रहे हो तुम लोग आजकल, अमेरिका वाली। अमेरिका में एफबीआई की फुल फॉर्म याद है किसी को, या पता है? नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूँ। एफबीआई की फुल फॉर्म होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इसीलिए नॉर्मल पुलिस वाले को वहां पे कॉप्स कहते हैं, और एफबीआई वालों को फेड्स कहते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो एफबीआई, एफबीआई, एफ यानी फोर्स, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आई यानी करंट की डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो फोर्स उन दोनों से 90 डिग्री पे होगा। अब ये 90 डिग्री ऊपर होगा या नीचे होगा, ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन। ठीक है। अगर हमारा करंट ऐसे है तो फोर्स ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसे जैसे हमारा करंट मूव करता जाएगा किस उस डायरेक्शन के हिसाब से हमारा फोर्स भी मूव करता चला जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम लोग कहाँ देखें, इस वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें इस वाले डायरेक्शन में अगर हम लोग क्रॉस वाली कन्वेंशन लें, सही है, तो क्रॉस में ये वाला जो था हमारा, ये जो फिंगर है, ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है इधर की तरफ। सही। और उसके बाद मैं सही दिखा रहा हूँ ना, नॉर्थ टू साउथ, वीडियो में कोई उल्टा तो नहीं आ जाएगा? अच्छा, हाँ, नॉर्थ, ये मेरा साउथ की तरफ forward कर रहा है, नहीं ऐसे होगा ना, नॉर्थ टू साउथ। अरे आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, इसको देखो, ये नॉर्थ टू साउथ अगर ये फ्लो कर रहा है, ठीक है,
ये नॉर्थ टू साउथ प्लॉट कर रहा है और अगर क्रॉस है, ठीक है, तो क्रॉस यानी अंदर की तरफ जा रहा है, यानी प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉस अगर है ऐसे, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ हो, और अगर डॉट हो यानी हमारी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है, तो अगर एक डॉट है तो क्या होगा, फिर हमारे पास ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है, देखो जहां पे डॉट है वहां पे फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां क्रॉस है वहां पे फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है। सही है, क्योंकि ये हमारी फिंगर बताएगी कि करंट किस तरफ है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ये फिंगर बताएगी करंट किस तरफ है। करंट अंदर की तरफ यानी क्रॉस है, इसका मतलब फील्ड फोर्स हमारा नीचे की तरफ है, और करंट बाहर की तरफ यानी डॉट यानी फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस पे काम करती है मोटर हमारी, ठीक है। मोटर में हम लोग क्या करते हैं, मोटर क्या होती है बताओ जरा सा, जल्दी से बताओ क्या होती है मोटर। अरे बताओ, कोई बात नहीं, कोई सुनने दो, जो कोई सुन रहा है, टेंशन मत लो। तो मोटर जो होती है हमारी, वो एक मशीन होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं, कुछ बताओ। मोटर क्या करती है, मोटर में हम लोग करंट प्रोवाइड कराते हैं और मैकेनिकल एनर्जी यानी मोशन हम लोग को मिलता है। तो ये क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने करंट का कंडक्टर को रखा है, करंट फ्लो कर रही है, तो आपको फोर्स मिलेगा उससे, है ना। फोर्स को आप कन्वर्ट कर लिए, फोर्स से ही तो हमारा वर्क डन होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर के थ्रू। तो ये जो हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इस पे चलती है हमारी मोटर। सही। फिर इसका एक राइट हैंड रूल था, राइट हैंड रूल इसका जस्ट अपोजिट। राइट हैंड रूल में इन्होंने कहा कि अभी तो हम लोगों ने करंट फ्लो करा रहे थे, अब हम करंट फ्लो नहीं कराएंगे, हम मोशन प्रोवाइड करें। हम लोग क्या कर रहे थे, करंट फ्लो कर रहे थे और मोशन हमें मिल जा रहा था। करंट फ्लो कराने से मोटर हमारी घूम रही थी। अगर हम इसका उल्टा कर दें कि हम घुमाएं, और हम तो अगर हम उल्टा करें कि हम घुमाने लगे, तो क्या होगा, हमें करंट मिलनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो वही काम किया इन्होंने, क्योंकि मोटर का अपोजिट क्या होता है, मोटर का अपोजिट क्या होता है, जनरेटर। बिल्कुल सही। तो मोटर का अपोजिट होता है जनरेटर। मोटर में हम लोग पावर दे रहे हैं, मोशन मिल रहा है। जनरेटर में हम लोग मोशन दे रहे हैं, पावर मिल रहा है। अच्छा, मोशन किससे देते हैं, तो बताएगा जरा। मोशन जनरेटर में किससे दिया जाता है, किसके थ्रू देते हैं, कैसे हम लोग मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंजन से। देखा है उसके बराबर इतना बड़ा सा इंजन जो होता है पहले, तो अब तो खैर जनसेट आके बटन दबाव चालू हो जाता है, वरना पहले हाथ से घुमाना पड़ता था उसको, इंजन को, फिर उसको लेवर पुल करके फिर उसमें वो स्टार्ट होता था। तो इंजन उस पर लगा होता था, बट 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 कितनी आवाज आती है। तो इंजन के थ्रू हम लोग जो है मोशन प्रोवाइड कराते हैं, और उसके उस मोशन की वजह से फिर हमें करंट मिल जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि अगर फिर राइट हैंड लिया कि यार लेफ्ट हैंड से कितना काम करें, बहुत हो गया, अब राइट हैंड से काम करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड में इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो हमारा था, जैसे हमने अभी इस बार इसी से डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, इससे इस बार भी इसी से डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कि नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ठीक है, और हम मोशन जो हम प्रोवाइड करें अगर ऊपर की तरफ, ठीक है, तो करंट हमारा ये इंडेक्स फिंगर से डिनोट होगा। सही है। तो अगर ये नॉर्थ टू साउथ है, मोशन हम लोग ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो करंट बाहर, मतलब ऐसे अगर तुम लोग देख रहे हो तो बाहर की तरफ आ रहा होगा, डॉट तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये मोशन की डायरेक्शन है, मोशन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो करंट बाहर की तरफ आएगा, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि डॉट कन्वेंशन हो जाएगी उसमें, सॉरी अंदर की तरफ यानी क्रॉस कन्वेंशन। तो अगर हमारे पास फोर्स नीचे की तरफ हम लोग लगा रहे हैं, मोशन सॉरी मोशन अगर नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो हमारा क्रॉस कन्वेंशन होगा, मोशन अगर ऊपर की तरफ हम लोग लगा रहे हैं तो फिर हमारा डॉट कन्वेंशन होगा। ये था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। सही है। उसके बाद तो ये फिर हमारे दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल के कंपैरिजन है। लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन होता है जनरेटर में, और राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन होता है हमारा मोटर में। सही है। याद रखने का आसान तरीका ये है कि लेफ्ट एंड राइट को, एफबीआई तो तुम्हें याद रहेगा यार, एफबीआई अमेरिका की पुलिस होती है। सही है। और नहीं भी याद रहे तो फिर ये फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन होते हैं। और उसके अलावा राइट हैंड रूल के लिए कि माई मदर क्यूब, माई मतलब मोशन, मदर से एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से जो है वो सी से हमारा करंट है ही हमेशा। सही है। क्यूब से, या जो भी तुम लोग अपना नॉमेनक्लेचर फॉलो करना चाहो, मैं किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जिसको जैसा सही लगे। किसी की मदर क्यूब नहीं है तो इसमें मेरा कोई, ठीक है। तो बहरहाल तो ये रहा आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड। अब आते हैं हमारे फैराडे साहब। ये देखिए, ये है द मैन ऑफ द आवर, ठीक है। ये बहुत बड़े आदमी, मतलब बहुत, आप विकिपीडिया पेज इनका खोल के देखिए, इनके इन्वेंशन भरे पड़े, एक से एक फील्ड में इनका काम है। हालांकि तब वो भी उस टाइम पे जबकि इनकी मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत अच्छी नहीं थी बेचारों। तो एक बाद में एक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक आदमी थे, तो वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने देखा कि यार फैराडे साहब ने काम तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन बेचारे जो है प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो है इनकी जो पोलराइज लाइट की जो थ्योरी थी, और मतलब ऑप्टिक्स की कई सारी थ्योरी को उन्होंने फिर जो है इनकी थ्योरी को उठा के उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया, फिर एक पूरी बुक लिखी उसके ऊपर और इनको भेजी। ये उस वक्त यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे,
तो इनके पास जब बुक आई तो देख के खुश हो गए, आंखों से आंसू आ गए, यार यार मैंने जो मतलब इन्होंने बताया, लोग जानते थे कि बहुत बड़ा इन्वेंटर है, लेकिन इनकी बात मानी नहीं। फिर साइंस कम्युनिटी थोड़ी सी ऐसे ही होती है, साइंटिस्ट कहते नहीं ऐसे नहीं, लिख के दो क्या होगा। देखा होगा तुम लोग भी क्लास में, कभी कभी कॉलेज में ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के पास गए, सर हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसे ही लिख के दो, एप्लीकेशन लिख के दो, तब इस पे एक्शन लें। अब वो वही काम इनके साथ हुआ कि भाई ठीक है तुम कह रहे हो तुम बहुत अच्छा इन्वेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्टिक्स की बहुत बड़ी थ्योरी है तुम्हारे पास, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे, लिख के लाओ। और वो बेचारे लिख पाए नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा मैथ्स इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत ज्यादा जो है गरीबी की वजह से बेचारे पढ़ नहीं पाए थे। मैक्सवेल बहुत अमीर आदमी थे शुरुआत से, और बूढ़े माँ बाप की इकलौती औलाद थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था मैक्सवेल ने, और बहुत अच्छी डिग्री, मतलब टैलेंटेड आदमी थे, तो उन्होंने जो है इनका साथ दिया, और उनकी वजह से फिर मतलब मैक्सवेल के, अभी जब आप आगे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो मैक्सवेल की बहुत सारी थ्योरीज और इक्वेशंस पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त चीजें उन्होंने, तो उसकी वजह से फेराडे को बहुत फायदा हुआ, इनकी जो और भी थ्योरीज थी वो सब क्या बोलते हैं, वो हो पाई, स्टेब्लिश हो पाई उसको। ठीक है, तो फेराडे ने क्या किया, फेराडे को ये बात समझ में आई कि मैग्नेट का और जो है इसका करंट का कुछ ना कुछ आपस में चल रहा है मामला, है ना। तो इनने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनका इनका गोल ये था कि भाई मैं जनरेटर बना, उसने बनाया नहीं था फ्लेमिंग ने बाद में उसको बस ये कहा कि रूल बना दिया उसने। तो फेराडे ने ये सोचा कि यार जब हमारे पास वायर में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरा सेटअप लगाया उसमें, तो मैग्नेट, इन्होंने सोचा मैग्नेट और कॉइल के बीच में कुछ रिलेशन है, तो कॉइल को मैग्नेट के पास रखा, फिर जाके गैल्वेनोमीटर देखा तो इनको कुछ नहीं दिखा, फिर कहीं और रखा, फिर दूर रखा, फिर बहुत सारी जगह रख के इन्होंने देखा, ये परेशान हो गए बहुत। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर था, जब करंट बहेगी तो उसमें रीडिंग आएगी, तो उसमें इनको रीडिंग मिली। उसकी वजह ये थी कि तब होते थे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, आज की तरह नहीं है, तो तुम लोग के साथ आसानी है कि एक छोटा सा मल्टीमीटर लिया लिया नाप दिया, बस हो गया, उससे सारे काम हो गए। उस वक्त में मीटर भी बड़े बड़े होते थे, हर चीज के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते थे, तो उन्होंने जो उठा करके पीछे रखा होता, अब वो यहाँ रखते थे मैग्नेट को, जाके देखते थे उसमें कोई रीडिंग ही नहीं, कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं था। तो ये थक गए इन्होंने, जो है थकने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करता है, तोड़फोड़ करता है, तो इन्होंने मैग्नेट फेंक के मारी कॉइल की तरफ। अच्छा, अब ये बैठे हुए थे गैल्वेनोमीटर के सामने, तो इन्होंने मैग्नेट फेंक के मारी कॉइल की तरफ, और मैग्नेट कॉइल में तो लगी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा पास से निकल गई। तो अब वो जो पास से निकली तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ गई। अब इनका दिमाग एकदम से ठंडा, यार मतलब अच्छा आई और फिर बंद हो गई। तो फिर इनका दिमाग ठंडा था, यार इसका मतलब आती है बार बार, मैं ही नहीं देख रहा। फिर उन्होंने उसको सेटअप ऐसा किया कि वो उसके सामने रहे, ठीक है, और फिर उन्होंने मैग्नेट को आगे पीछे ले आके देखा, तो इन्होंने ये पाया कि जब मैग्नेट स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी है, तो कोई रीडिंग नहीं, और जब मैग्नेट को उसके पास ले जाते हैं तो रीडिंग आती है, मतलब करंट फ्लो होती है। जब मैग्नेट को पास से दूर ले जाए तो भी करंट फ्लो होती है, सही है। तो उन्होंने फिर उस एक्सपेरिमेंट से ये पोस्टुलेट किए, ये पोजीशन ऑफ मैग्नेट और ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, ये इन्होंने नोट किया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये चीजें स्टैब्लिश की कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, करंट मतलब कॉइल में करंट फ्लो होने के लिए दोनों का रिलेटिव मोशन बहुत है, या तो कॉइल हमारी मोशन में या फिर मैग्नेट मोशन में। जब दोनों के अंदर रिलेटिव कोई मोशन होगा तब जो है हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो। अगर दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों स्टैटिक है, मान लो दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है, दोनों को हमने एक गाड़ी में रख दिया, अब गाड़ी मूव कर रही है, तो दोनों मूव तो कर रहे हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं, मतलब आपस में रिलेटिव मोशन नहीं, तो अब जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इन्होंने चीजें बनाई। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पे इन्होंने दो लॉ दिए। कितने लॉ दिए? दो लॉ दिए। दो लॉ दिए थे फ्लेमिंग ने, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, दो रूल थे उसके। दो लॉ दिए फेराडे ने कि भाई हम भी कुछ कम नहीं, एफ से फ्लेमिंग, एफ से फेराडे, ठीक है, और दो दो दोनों ने दिए। तो फर्स्ट लॉ क्या था फेराडे का? फेराडे का फर्स्ट लॉ ये था कि जब भी कंडक्टर हमारा किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि देखो मैग्नेट के आने जाने से क्या हो रहा था, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। जब मैग्नेट पास आ रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा था, और जब मैग्नेट दूर जा रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था, है ना, वीक पड़ रहा था, लेकिन चेंज हो रहा था। अगर एक जगह रखा हुआ तो फिर फ्लक्चुएशन नहीं था, डिफ्लेक्शन नहीं था। तो इन्होंने ये पॉस्टुलेट किया, इन्होंने ये सेट किया कि भाई अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कोई भी कंडक्टर अगर हमारा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर वो उस कॉइल के हम लोग एंड्स को मिला दें, सर्किट को अगर हम लोग कंप्लीट कर दें, तो उसमें करंट भी फ्लो हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस करंट, और इस ईएमएफ को हम लोग कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था फेराडे का। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ ये था उसका, उन्होंने कहा कि जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी के साथ हमारा फील्ड चेंज हो रहा है। तो जितनी तेजी से आप मैग्नेट को लेके जाएंगे कॉइल के पास, उतना ज्यादा वोल्टेज उसके अंदर जनरेट होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा।
और जितना धीरे धीरे जाएंगे उतना कम ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये इन्होंने वो कहा कि द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज मतलब जैसे यहाँ से अभी एक मैग्नेट है हमारे पास, उसमें से फ्लक्स निकल रहा है और ये कॉइल यहाँ रखी हुई है, तो इसके साथ इसका फ्लक्स लिंक है ना, इसके चारों तरफ इसका फील्ड होगा, उसके बाद फ्लक्स लिंक है। अब जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो अब फ्लक्स कम होगा, अगर मैं पीछे की तरफ ले आऊँ तो फ्लक्स कम होगा, यानी फ्लक्स लिंकेज कम होगा, जो फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आगे लाऊंगा तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा। तो इन्होंने ये कहा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जिस हिसाब से उसका फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर मतलब इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात थी एक टर्न की, अगर एक टर्न है हमारे पास। अगर पूरा सोलेनॉइड है हमारे पास, है ना, नॉर्मली हमारे पास कॉइल में एक टर्न थोड़ी होता है, बहुत सारे टर्न होते हैं। तो अगर बहुत सारे टर्न है तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो इन्होंने ये इसको इसका डेरिवेशन, सेकंड लॉ का डेरिवेशन है कि अगर हमने दो टाइम इंस्टेंट हमने कंसिडर किया, एक टी1 एक टी2, टी1 में हमारा मैग्नेट यहाँ पे था, ये कॉइल है हमारी, टी1 में मैग्नेट यहाँ पे था, टी2 में मैग्नेट हमारा इसके बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि फ्लक्स लिंकेज टी1 के टाइम पे हमारी फ्लक्स लिंकेज थी एन इंटू फाइव जो फ्लक्स है और एन जो उसके टोटल नंबर ऑफ कॉइल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने कहा फ्लक्स लिंकेज। तो टी1 पे हमारी n5 है, टी2 पे हमारी n5 है, तो टोटल जो फ्लक्स लिंकेज का चेंज होगा वो क्या होगा, n5 माइनस n5, यहाँ पे था तो n5 था, यहाँ पे आया तो n5 हो गया, फिर n तो चेंज हो नहीं रहा, 5 5 चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो डिफरेंस इन फ्लक्स लिंकेज ये आ गया, डिफरेंस इन टाइम t2 माइनस t1 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा होगा d5 5 माइनस 5 और dt हो जाएगा हमारा t2 माइनस t1। तो हमारा जो ईएमएफ होगा दैट विल बी n मल्टीप्लाई बाय d5 बाय dt, यानी n इंटू 5 माइनस 5 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। पर जनरली हमारे पास इंटीग्रेशन का कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं, बट डिफरेंशिएशन यूज करते हैं बजाय जो है डिफरेंस के, ठीक है। समझ में आया, ये था हमारा क्या, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन। अब इसके बेस पे हमारे पास ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अभी ईएमएफ इंड्यूस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ और एक डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है कि हमारी कॉइल स्टेशनरी है, जो हमारी कॉइल है वो मूव नहीं करती, फिर भी उसके अंदर जो ईएमएफ है वो जनरेट हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर मैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ मतलब स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। और डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ में क्या होगा, हम लोग रोटेट कर, चाहे तो हम कॉइल को रोटेट करें या फिर हम लोग मैग्नेट को रोटेट करें, जैसे हमारा जनरेटर होता है, तो जनरेटर और मोटर में हमारा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ मोटर और उसमें होगा, क्या बोलते हैं, जनरेटर में होगा। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास ट्रांसफार्मर में होता है और नॉर्मल कॉइल्स में होता है, ठीक है। फिर स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ किसी भी कॉइल में होगा और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ ट्रांसफार्मर्स में होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, दोनों आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद ये फाइनल कंक्लूजन है, फ्लेमिंग लॉ थे हमारे पास, फैराडे के लॉ थे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है। और फिर हमारे पास लेंज लॉ। लेंज ने क्या किया, देखो मैंने क्या बताया था कि फैराडे का मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, है ना, तो फैराडे ने ये तो पोस्टुलेट कर लिया कि जितना ज्यादा तेजी से जो है वो चेंज हो रहा है फ्लक्स, उतना ज्यादा तेजी से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन वहां भी वो मैथ्स में एक छोटी सी गलती कर गया, तो उसको लेंज ने सही किया। लेंज ने ये कहा कि जब हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस है वो जस्ट अपोजिट होगा जो हम लोग दे रहे, मतलब जब अपने कॉज को अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जब हमारी मैग्नेट पास आएगी तो हमारी जो कॉइल है उसके अंदर ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो उसको अपोज करेगा, उस मतलब जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करेगा। और जब वो दूर जाएगा तो उसमें ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि वो जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको मतलब घटने को अपोज करेगा, ऐसा रहेगा उसका। इसने कहा कि वो अपने कॉज को अपोज कर रहा होगा, सही, कि अगर पास आ रही है मैग्नेट तो वो चाहेगा कि पास में, और अगर दूर जा रही है तो वो चाहेगा कि दूर में। तो ऐसा ईएमएफ अपने अंदर इंड्यूस करेगा कि दूर जाने पे क्या होगा, फ्लक्स कम हो रहा है, तो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिससे फ्लक्स बढ़े, कॉइल में करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ऐसा इंड्यूस ईएमएफ करेगा जो कि जो है वो फ्लक्स बढ़ जाए। अगर वो करीब आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा जिससे कि फ्लक्स जो है वो घट जाए, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या करा, इसमें लगा दिया एक माइनस, लेंज लॉ ने, लेंज ने ई के अंदर कहा गया भाई, ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी कर दिया उन्होंने, बजाय डी फाइव बाई डी टी के। कहा गया मैंने यहाँ लिखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि लेंज लॉ में लेंज ने सिर्फ ये करा कि वो नेगेटिव होगा, तो ई इक्वल्स टू यहाँ पर जो है वो बजाय डी फाइव बाई डी टी होने के ई जो होगा वो
अरे भाई ई होगा हमारा माइनस एन डी फाइव बाई डी। लेंस ने इतना कहा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय।